राज्य उपाध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल अभिभाषण पर कहा गया कि किसानों की आय बढ़ाएगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा, ना तो किसानों की आय बढ़ी, अगर किसानों का कुछ बढ़ा तो कर्ज बढ़ा। आज आपको बताना चाहूंगा कि किसान का कर्ज दुगना हो गया। किसान का चाहे फर्टिलाइजर की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, उन पर टैक्स लगा के किसान पर कर्जा बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। और किसान क्या, तो मैं कहना चाहूंगा कि बेड़ा गर्क इस बीजेपी की सरकार ने किया। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसपी के नाम पर मोटे धान की जब खरीद हुई उस पर घोटाला किया गया। प्रति वर्ष किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वर्ष पीआर मोटी धान की खरीद में तो हद ही कर दी। सरकार ने में 2379 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया, लेकिन एफिड के अधिकारियों और सरकार की मिलीभगत से 15-20 दिन तक नमी का बहाना बनाकर फसल की खरीद तक नहीं करी गई। और जिस किसान का मुआवजा 12% था, उसको भी प्रोत्साहन राशि न देकर उसकी भी खरीद नहीं करने का कारण। और मैं उपाध्यक्ष जी बताना चाहूंगा कि 200-250 रुपये प्रति क्विंटल पहले किसान पर लिए गए, उसके बाद मोटी जीरी को खरीदने का काम किया गया। और भाई और उपाध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवाना की अगर मैं बात करूं कि एफेड की मैनेजर है रीना, उसको खाली सस्पेंड किया गया। और उसके हाथ से जब किसानों ने उसकी डायरी खोसी तो उसमें बाकायदा दुकान का नंबर भी है और 200-250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जो पैसे उसने लिए और जीरी की खरीद, वो भी मैं आपके माध्यम से ये पूरे कागज सौंपने का काम करूंगा कि दुकान का नंबर 60 नंबर का रेट एक साइड 300 रुपये किसान से लिए पर क्विंटल 250 रुपये लिए। ये सारा रिकॉर्ड मैं आपको देना चाहूंगा। और सरकार ने मंत्री जी खाली उसको सस्पेंड करके करोड़ों रुपए का घोटाले पर पर्दा डालने का काम किया। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर पूरी जांच हो और जो रीना को खाली सस्पेंड करने की बात करी गई, इसको पूरी कार्रवाई हो और उसकी जांच हो। और उपाध्यक्ष जी, फर्जी पोर्टल पाए गए, फर्जी किसान बनाए गए, फर्जी लॉटिंग की गई, ये घोटाले गोवाना की मंडी मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं और पूरा रिकॉर्ड के साथ। उपाध्यक्ष जी, सवाल क्या है, एमएसपी सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देगी क्या? किसानों को उसका पूरा हक देने की भी क्या जिम्मेवारी सरकार की नहीं है? और इसी तरह किसान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी मजाक बनाया गया। उपाध्यक्ष जी, मैं सबूतों के साथ कहना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा अक्षेत्र के गांव कथूरा का उदाहरण है। ले कृष्ण नामक के किसान ने अपने 3 भाइयों सहित 25 किलो का कपास की फसल का नुकसान पंजीकरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 26 अगस्त 2022 को कराया। 31 दिसंबर 2022 को सर्वे में 65 से 70% नुकसान पाया गया, लेकिन आज तक केवल एक भाई को 5 किले का मुआवजा दिया गया। यह किसानों के साथ भद्दा मजाक है। 4 किसान आज भी उस बीमा के नहीं दिया गया। और जिला सोनीपत ने वर्ष 2022 में खरीफ की फसल में लगभग 200 किसानों का बीमा किया गया और जब उसका नुकसान पाया गया तो 1 साल के बाद 200 किसानों का बैंक ने जो बीमा काटेगा उसका प्रीमियम वापस कर दिया गया। लेकिन जब इलेक्शन था तो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी गोवाना गए, किसान मिले तो दोबारा से 3 साल बाद प्रीमियम भरवाया गया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10.5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। और दुर्भाग्य है कि आज तक किसान को वो 10.5 करोड़ रुपए भी आज तक नहीं दिए गए। मैं आप चाहूंगा कि वो जो 10.5 करोड़ रुपए मुआवजा है वो तुरंत किसानों का दिया जाए। और अध्यक्ष जी, एक बीजेपी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन मैं भगत भोगी हूँ। मंत्री जी, सिंचाई अगर किसानों की
किसानों की सिंचाई की मैं बात करूं मंत्री जी, मैं उपाध्यक्ष जी, बीजेपी सरकार का एक नारा है कि सबका साथ और बीजेपी का विकास, ये है बीजेपी का नारा। मैं बताना चाहूंगा सिंचाई में भी किसानों के साथ भेदभाव किया गया। 2-3 साल से नवनिर्माण बजट दिया गया और उपाध्यक्ष जी आज तक किसानों को जो खेत में पानी ले जाने के लिए जो पक्के खाल करने थे, आज तक 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार ने एक भी किसान का खेत का पक्का नाला बनवाने का काम नहीं किया। मैं चाहूंगा कि किसान के जो खेत का पानी ले जाने के लिए खाल के पक्के पैसे देने चाहिए। और उपाध्यक्ष जी गजब हो गया कि मेरा पैतृक गांव रिनाड़ा है, आशी बुटाना ब्रांच, मेरे गांव से 2 नहर निकलती हैं, एक सुंदर ब्रांच और एक कन्नौर ब्रांच। मैं धन्यवाद करूंगा कि सुंदर ब्रांच कभी रुकती नहीं, जो बयानी को जाती है, और लेकिन कन्नौर जो ब्रांच है वो कभी पानी आता नहीं। ये भेदभाव है, ये भेदभाव है, ये भेदभाव है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या कन्नौर की ब्रांच पर आने वाले किसान इस हरियाणा प्रदेश के निवासी नहीं है? अगर मैं गांव की बात करूं, रिनाड़ा गांव के किसान, बनवासा गांव के किसान, कथूरा गांव के किसान, खेड़वाड़ी गांव के किसान, अब बहुअकबर तक के कन्नौर तक के किसान इस कन्नौर ब्रांच पर आते हैं। लेकिन आज भी मौके की मैं बात करूं, 5 दिन से भिवानी ब्रांच में पानी है, कन्नौर ब्रांच में एक बूंद पानी मंत्री जी आज भी नहीं है। फोटो भी है, आप तसल्ली कर लो और फोटो भेज देंगे। तो उपाध्यक्ष जी, ये किसानों के साथ भेदभाव ना किया जाए, सबको एक नजर से देखना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, हद तो जब होगी कि हमारे कई दिन से सुन रहे हैं कि मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी, और सबसे बड़ा ढंढोरा हमारे जो बीसी के लड़के उनके लिए पीटा गया। लेकिन सबसे बड़ी ठगी अगर किसी के साथ हुई, पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं दी गई, और नौकरी दी गई तो बाहर के प्रांतों को दी, और उसमें भी सबसे ज्यादा ठगी अगर किसी के साथ की गई तो बीसी के युवाओं के साथ की गई। मैं पूरे उसके साथ बताना चाहूंगा कि मेरिट और पारदर्शिता की आड़ में हरियाणा को युवाओं को बाहर रखा गया। कुछ दिन पहले हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब जी सैनी अमृतसर पंजाब में आयोजन ओबीसी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और वह पंजाब को नंबर 1 सूबा बनाने का नारा दिया। मुख्यमंत्री जी, दूसरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग की चिंता तो आपने हो गई, लेकिन क्या आपके अपने ही हरियाणा के ओबीसी युवाओं को की आवाज सुनाई नहीं देती? हरियाणा प्रदेश के होनहार युवा आपकी सरकार के कथित युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ 29 दिसंबर 2025 से धरने पर बैठे हैं। वे अपने हक और रोजगार के न्याय की मांग कर रहे हैं। हरियाणा का पीएचडी किया हुआ युवा आज केवल बेरोजगार नहीं, वह अपमानित भी है। अपमान करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद हरियाणा की सरकार है। मेरिट और पारदर्शिता का नाम लेकर, ये हमारा टाइम है जी उपाध्यक्ष जी, हमारी मर्जी 20 मिनट बोला, और पारदर्शिता का नाम लेकर उनकी मेहनत, उनकी योग्यता, उनके भविष्य के सरेआम नकारा गया। क्लास 1 और 2 की भर्तियों को लागू किया गया। 35% का न्यूनतम क्राइटेरिया योग्यता मापने के पैमाना नहीं रहा, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को बाहर करने का औजार बना चुके हैं। इसलिए पढ़ने वाले युवा हार कर धरना देने में मजबूर हो गए। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता की, जिसकी पूरा करने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन कमीशन सिलेक्शन की बजाय रिजेक्शन कमीशन बनाकर रह गया। हजारों उम्मीदवार इस प्रक्रिया में शामिल हुए। ये सभी हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों शिक्षित हैं। उन्होंने UGC नीट और CRC नीट JEE जैसे देश के सर्वोच्च परीक्षाएं प्राप्त की हैं, लेकिन यह एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, अगर UGC नीट CRC नीट
कहा जेई का पास मेरिट नहीं तो फिर क्या मेरिट कहा क्या होगी। अगर हरियाणा में विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए उम्मीदवार हरियाणा के लिए अयोग्य हैं तो फिर योग्य कहाँ है। इनमें किसी गलती है, किसकी गलती है? शिक्षा नीति आपकी, पढ़ाने वाले आपके। हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चयन के लिए 35% जैसी कोई क्राइटेरिया नहीं, जो उपलब्ध योग्यता उम्मीदवारों में यह चयन किया जाता है, पद खाली नहीं छोड़े जाते। वैसे तो बहुत से विषयों में पद खाली छोड़े गए, लेकिन मैं आपको कुछ जिक्र करता हूं। अंग्रेजी के 613 पदों में से 478 पद खाली, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 1711 में से 1672 पद खाली, और पीजीटी पंजाबी 50 में से 39 पद खाली, और पीजीटी फिजिक्स एजुकेशन 226 में से 179 पद खाली। सवाल यह है कि उम्मीदवार कम है या योग्य थे? सवाल यह है कि योग्य उम्मीदवारों के होते हुए भी पद खाली क्यों छोड़े गए? जवाब में 35% का क्राइटेरिया। अगर सरकार को लगता है कि हमारे युवा काबिल हैं तो उनके द्वारा दी गई परीक्षा सबके सामने लाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी पिछड़ा होने का दावा ठोक दे, दूसरी तरफ दलित और पिछड़ों को योग्य होने के बाद भी फेल किया जाता है। ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश में ओबीसी के 839, ओएससी के 692, डीएससी के 743 पद खाली छोड़े गए। मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष जी, 351 पद से ऐसे हैं जो आपकी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र न होने का बहाना बनाकर ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। उपाध्यक्ष जी, जब बच्चों द्वारा बनवाया गया इनकम टैक्स सर्टिफिकेट हर साल के लिए वैध होता था, तो एकदम भर्ती से पहले उस प्रमाण पत्र के लिए हम क्यों बदले गए? और बच्चों को जो बच्चा 6 लाख से कम आय के योग्य बैठता था तो 8 लाख वाले नियम योग्यता क्यों नहीं मिली? ये मंत्री जी आपने ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपकी सरकार बुढ़ापा पेंशन काटती है तो पीपी का परिवार पहचान पत्र की मदद लेते हैं, और जब युवा की नौकरी की बात आती है तो जब आप पीपी को मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, क्या यह केवल प्रशासनिक चूक है या हरियाणा प्रदेश के युवाओं के विशेष दलित और पिछड़े वर्गों के खिलाफ चल रही किसी गहरी साजिश के संकेत हैं? ओबीसी, ओएससी, डीएससी को नौकरी नहीं दे रहे, सामान्य वर्ग के भी सैकड़ों पद खाली छोड़े गए और उनको उनमें लगाए गए। उपाध्यक्ष जी, सबसे आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा से बाहर के ज्यादा उदाहरण ऐसे हैं। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन की बात करूं तो 59 में से 30 युवा बाहर के हैं, हरियाणा प्रदेश के युवा नहीं है। अगर मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करूं 39 पद भरे गए, उनमें से 30 बाहर के हैं। यह इस हरियाणा प्रदेश की एक सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है। और अंग्रेजी में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 145 में से 100 युवा हरियाणा से बाहर के हैं। ऐसा क्यों उपाध्यक्ष जी? हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा धोखा ये बीजेपी की सरकार की है। आज हरियाणा का युवा नौकरी नहीं न्याय मांग रहा है, और आश्वासन ही नहीं समाधान चाहता है। और यह सवाल पूछ रहा है, जब पद है, उम्मीदवार है और योग्यता है तो चयन क्यों नहीं? ये हरियाणा प्रदेश के युवा मांग रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कुछ डाटा देना चाहूंगा उपाध्यक्ष जी, लगातार खाली पद, अगर पीजीटी पंजाबी की बात करूं तो 50 पद है, 50 पदों में से 39 पद खाली है। पीजीटी संस्कृत में 69 पद हैं, 43 पद खाली है। पीजीटी मैथ 414 है तो 69 पद खाली है। पीजीटी फिजिक्स 410 पद है तो 300 पद खाली है। अगर मैं बात करूं पीजीटी की 116 में से 17 पद खाली है। अगर पीजीटी राजनीतिक उसकी बात करूं 283 से 91 पद खाली है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से
मंत्री जी पे बैठे मुख्यमंत्री जी अगर कहीं सुन रहे हो तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि हरियाणा के प्रदेश के युवाओं के साथ अगर आप ऐसा न्याय करोगे तो आज तो आपने हमें रोका हरियाणा के अपने घरों में। अगर हमने इन युवाओं के भविष्य के लिए अगर इस विधानसभा के भी ताला लगाना पड़ा तो हम विधानसभा के भी ताला लगाने से पीछे नहीं रहेंगे। हम ताला लगाएंगे, हम युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे, उपाध्यक्ष जी हम करेंगे और ये लड़ेंगे। उपाध्यक्ष जी ये सच्चाई है, शब्दावली है। स्पीकर सर, ये सच्चाई है, ये क्या शब्दावली है विधानसभा का ताला? मंत्री जी ये सच्चाई है। अगर आप हरियाणा के युवाओं क्या शब्दावली है? बाहर को नौकरी दोगे आप शब्दावली है क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मंत्री जी, अगर आप अन्याय करोगे तो हम इस विधानसभा का ताला लगाने का काम करेंगे। जो मन में तो बोल देते हो आप लोग, क्यों नहीं बोलेंगे? हम लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। उपाध्यक्ष जी हम ये जल्दी करेंगे। करेंगे। धन्यवाद। सही मैं अध्यक्ष महोदय हमारे साथी इंदुराज नरवाल जी ने को बड़ी चिंता हो गई ओबीसी की, एससी की। अच्छी बात है, चिंता होनी चाहिए, लेकिन ये चिंता कांग्रेस के लोगों को जब होती है, जब ये विपक्ष में होते हैं तब याद आती है। जब सत्ता के अंदर होते हैं तो सबसे ज्यादा ज्यादतियां अगर किसी ने करने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने करने का काम किया। और इसका उदाहरण है, मैं वैसे नहीं